हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है मुआहिदे के बाद। इसे लिखा है मशहूर कॉलम निगार और सहाफ़ी जनाब खुर्शीद नदीम ने। मुआहदा हो गया। अब किसकी अक्ल का मातम किया जाए और किसकी बसीरत को अकीदत का खराज पेश किया जाए। फतह और शिकस्त के तयन से पहले बतौर मुकद्दमा अर्ज है कि यह बहरान एक शख्स का पैदा करदा था जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। बिला सबब उसने एक जंग का आगाज किया, बहुत सों की जान ली, सारी दुनिया को इस्तराब में मुब्तला किया, अमरीका के अरबों डॉलर बर्बाद किए और उसके बदले में क्या खरीदा? जिल्लत, रुसवाई और जग हंसाई। ये काम मुफ्त में भी हो सकता था, मगर इस ताजिर ने चूंकि जिंदगी भर डील की है, इसलिए उसे इत्मीनान उसी वक्त हुआ जब ये सब कुछ एक डील के नतीजे में हासिल हुआ। लगता है कि उसका जी अभी भरा नहीं है। उसका इरादा यही है कि ये सिलसिला खत्म होने को ना आए जब तक आलमी मनसिब से अमरीका की मुकम्मल माजूली नहीं हो जाती है। वो डील पे डील करता रहेगा। चूंकि जिल्लत का ये अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए दस्तखतों के बाद भी शुकूक के बादल बदस्तूर मंडला रहे हैं। अमरीकी खाकिस्तर में ऐसी चिंगारी भी थी, किसने सोचा होगा। शिकस्त बहरहाल अमरीका के हिस्से में आई, तो क्या ईरान को फातिह करार दे दिया जाए? इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ तवक्कुफ करना पड़ेगा, अगरचे इस वक्त उसका पलड़ा भारी है। या यूं कहिए कि अगर सिर्फ चंद माह की जंगी दौरानिए को सामने रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ईरान ने ये जंग जीत ली। इस हवाले से भी उसे ईरान की जीत कहा जा सकता है कि सदर ट्रंप ने जिन मकासद के हुसूल के लिए ये जंग छेड़ी थी वो उसे हासिल ना हो सके। ईरान में मजहबी तबके का इक़्तिदार न सिर्फ कायम है बल्कि इक़्तिदार पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। इसकी माशी हालत जितनी पहले खराब थी अब भी उतनी ही है। इसका दिफाई निज़ाम ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर था और इसकी ये सलाहियत बाकी है। आबनाए हुर्मुज़ पर इसका कंट्रोल अब भी है। अमरीका इससे ये हथियार छीन नहीं सका। इसका एटमी प्रोग्राम भी फिर जिंदा हो सकता है। इसलिए चंद माह की ये मार्का आराई सामने रहे तो इसे फातिह कहा जा सकता है। वसीतर तनाजुर में अलबत्ता ये फतह मशकूक है। पहली बात तो ये है कि जंग में अब फतह व शिकस्त के रिवायती मायारात बदल गए हैं। ईरान शिकस्त व रेख्त के एक ऐसे अमल से गुजरा है जिसने उसके दाखिली ढांचे को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ये बात मुतहक्किक हो गई है कि अगर जंगी जहाज उसकी सरजमीन को निशाना बनाएं तो वो उन्हें रोकने पर कादिर नहीं है। वो ये तो कर सकता है कि अपने मीज़ाइलों से मुखालिफ को हदफ बनाए अगर वो उनकी जद में आ जाएं, लेकिन बाहर से आने वाले जहाज़ों को रोक सकता नहीं, न मीज़ाइलों को। उसके शहरों के सर बरहना है। ये बात सारी दुनिया को मालूम हो गई। दिफा के बाब में भरम की अपनी अहमियत है जिसे बाकी रहना चाहिए। तीसरा, ये कि ईरान को अपनी तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर और बरस हा बरस दरकार है। मुआहदे के बावसफ अमरीका उसका बाआसानी पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे 300 बिलियन डॉलर की जो उम्मीद दिलाई जा रही है, उसके साथ कुछ ऐसी शराइत मुंसलिक होंगी जिन्हें पूरा करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। यूं ये मामला लटकता जाएगा। इस जंग ने ईरान के मसाइल में इजाफा कर दिया है। माशी हालात ने जंग से पहले जिस दाखिली खिलफशार को जन्म दिया था वो फिर से सर उठा सकता है। ईरानी हुकूमत ने ताकत से इसको रोक लिया था और फिर जंग ने भी एहतजाजी लहर को कमजोर करने में एक किरदार अदा किया। ये लहर फिर उठ सकती है। इसका कोई इम्कान नहीं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज बंद कर दे, बिलखुसूस लबनान में। ये अमल वसाइल तलब है, इसलिए माशी मसाइल कम नहीं होंगे और नतीजे में अवामी इस्तराब भी। इसको सामने रखें तो फतह का वो एहसास गहना जाता है जिससे ईरान और उसके दोस्त सरशार हैं। ईरानी क़यादत के बयानात में जारहियत का उन्सुर भी नेक शगुन नहीं। जो लोग बगैर वजह के इस जंग से मुतासिर हुए वो अरब ममालिक हैं। उन्होंने अमरीका को अड्डे बनाने के लिए जगह दी ताकि वो मुखालिफीन से उनकी हिफाजत करे। न सिर्फ ये कि अमरीका उनकी हिफाजत नहीं कर सका, उन्हें इन अड्डों की कीमत इन हमलों का सामना करके अदा करनी पड़ी जो ईरान की तरफ से हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात का नुकसान दो तरफा है कि दुबई का माशी मुस्तकबिल शुकूक व शुबहात की जद में है। खित्ते में एक बड़ी सियासी और जोग्राफियाई तब्दीली का इम्कान पैदा हो गया है जो मुत्तहिदा अमारात के लिए नेक शगुन नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान की तामीर नौ के लिए 300 बिलियन डॉलर भी यही देंगे। मुझे शुबा है कि वो इस पर आमादा होंगे। मुआहदे में चूंकि इसके लिए कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई, इसलिए गुमान है कि ये मशरूत होगा। शर्त ये होगी कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अपनी प्रॉक्सीज खत्म करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक मजबूत ईरान अरब ममालिक के लिए पहले की तरह खतरे की अलामत बना रहेगा। सवाल यह है कि क्या अरब इतने सादा लू हैं
کہ ایران کو پھر سے مضبوط بنانے کے لیے اتنے وسائل فراہم کر دیں گے؟ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ میرا احساس ہے کہ شیعہ سنی تقسیم پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ اس جنگ کا ابتدائی تناظر ایک تھا، یہ ایران بمقابلہ امریکہ تھا۔ اس موقع پر سب مسلمانوں کی ہمدردی الا ماشاءاللہ ایران کے ساتھ تھی۔ بعد میں اس کے تناظرات میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعض عاقبت نااندیشوں نے اسے گروہی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا اور ایرانی انقلاب کی طرح اسے شیعہ احیاء کا وسیلہ بنانے کی کوشش کی۔ ایسی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا گیا جو مسلکی شناخت کے اظہار کے لیے ہیں۔ اس کا رد عمل بھی ہوا، ویسے ہی جیسے انقلاب کے وقت ہوا تھا جب اس کو پھیلانے کی بات کی گئی تھی۔ مجھے خدشہ ہے کہ مسلم ملکوں میں معاشی مسائل کے ساتھ سماجی اضطراب میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان نے ایران کے لیے ایک باعزت راستہ تلاش کرنے میں جو کردار ادا کیا، ایک گروہ کو اس کا ادراک نہیں ہے جو مسلک کی انک پہنے ہوئے ہے۔ وہ سیاسی اور عسکری قیادت پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ یہ اس جنگ کا وہ نتیجہ ہے جو مسلمانوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس جنگ کا حقیقی معنوں میں کوئی فاتح نہیں، سب متاثرین ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ ایک شخص کی حماقت نے عالم انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو ایسے منصب پر بٹھاتے وقت 100 بار سوچنا چاہیے جس کا تعلق لوگوں کی زندگی اور جان و مال سے ہے۔ ٹرمپ نے امریکی ذلت ہی کا سامان نہیں کیا، ساری دنیا کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ جب تک امریکہ عالمی طاقت ہے، ضرورت ہے کہ اس کے صدر کا انتخاب کرنے والوں کی تربیت کی جائے۔ امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کے فروغ کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان وسائل کو اپنے عوام کے سیاسی شعور کی بہتری پر صرف کرے۔ انہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.